Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about the US decided to pull out of UNESCO. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international agencies point of view. 2-3 महीने पहले भी हमने देखा था अबाउट यूनाइटेड नेशंस स्ट्रक्चर एंड देन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसको आज एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट कि यूनेस्को है क्या, क्या काम करता है, और फिर बिल्कुल जो इसका करंट रेलेवेंस है इस टॉपिक से वो भी देखेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया, मेनली विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यानी कि 6 बॉडीज मिल करके कही जाती हैं यूनाइटेड नेशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट या सेंट्रल प्रिंसिपल ऑर्गन है जनरल असेंबली। उसके अलावा वहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन वन प्रिंसिपल ऑर्गन इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इट एम्स एट इंश्योरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया भर के जो मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, उन देशों का इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस इंश्योर कराना ये ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस का रोल है। अब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल किस तरीके से काम करता है वो भी समझिए। देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड जो वैसे तो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए नहीं हैं, यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, बट दे वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस एज ए रिजल्ट ऑफ सम अग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशंस। ऐसे एजेंसीज को कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस तरीके से 15 ऐसी वर्ल्ड वाइड एजेंसीज हैं जिनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि ILO, FAO, WHO। तो इन सब का नाम आपने जरूर सुना होगा। दीज आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दे आर अदरवाइज इंडिपेंडेंट, but they have signed an agreement with United Nations, and that is why they work in coordination with United Nations, and thus they are known as specialized agencies of United Nations। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को यूनाइटेड नेशंस के साथ हेल्प करने यूनाइटेड नेशंस के साथ वर्क करने में हेल्प करता है ये विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दीज 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दे work with United Nations with help of this principal organ of United Nations जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस तरीके से आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसमें से एक जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप कराने में मदद करता है ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और उन्हीं 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक एजेंसी है यूनेस्को, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. It is one of the 15 specialized agencies of United Nations। यूनेस्को की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है इन पेरिस। इट वाज फाउंडेड इन 1945 इटसेल्फ। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इसका मेन मकसद है दुनिया भर में एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल इंटरैक्शन एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। It performs several functions, but one of the important function performed by UNESCO is to identify world heritages and then take proper measures in order to conserve world heritages। Heritages क्या होते हैं? Anything that is significant that we adopt, we get from our past generations, उन सबको हम कहते हैं heritage। हिंदी में कहें तो धरोहर। Something that we get या inherit from the past generation। अब heritages could be broadly divided into two parts: tangible heritages, intangible heritages। Tangible heritages also could be divided into two categories: natural heritages, cultural heritages। Natural heritages जैसे कि काजीरंगा, cultural heritages जैसे कि ताजमहल। और उसके अलावा tangible के अलावा जो दूसरे heritages होते हैं उनको कहा जाता है intangible heritages, which are basically
performing arts, some social practices, traditional craftsmanship and all. तो आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें इंटेंजिबल हेरिटेजेस में आती हैं। टेंजिबल हेरिटेजेस के अंदर कुछ आर्किटेक्चर आ जाता है या फिर नेचुरल प्लेसेस आ जाते हैं। देयर आर फ्यू लोकेशंस विच आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फ्रॉम कल्चरल एज वेल एज नेचुरल पर्सपेक्टिव, उनको कहा जाता है मिक्स्ड हेरिटेजेस। जैसे भारत के अंदर एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है आर्ट कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब यूनेस्को का मेन काम होता है टेंजिबल हेरिटेजेस एज वेल एज इनटेंजिबल हेरिटेजेस को कंजर्व करते रहना, पूरे वर्ल्ड वाइड में पहले उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको कंजर्व करना। टेंजिबल हेरिटेजेस को कंजर्व करने के लिए यूनेस्को लेवल पे जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लॉ है, वो है यूनेस्को 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इट इज़ फॉर कल्चरल एज वेल एज नेचुरल हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी कि ओवरऑल टेंजिबल हेरिटेजेस के लिए ये वाला कन्वेंशन है 1972 वाला। एंड 2003 कन्वेंशन इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ इनटेंजिबल हेरिटेजेस। Now let us come to the current news. United States of America has decided to pull out of UNESCO. और ये जो डिसीजन है टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को, इट हैज़ बीन टेकन विद इन 2 years ऑफ यूएस रीज्वाइनिंग यूनेस्को। हुआ क्या था, जब लास्ट बार अपने फर्स्ट टर्म के लिए प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस टाइम में भी उन्होंने फैसला किया था 2018 में कि यूएस विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ यूनेस्को। फिर जब जो बिडेन बने प्रेसिडेंट, तो फिर उनके प्रेसिडेंटशिप के दौरान यूएस अगेन ज्वाइंड यूनेस्को। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट हैं, तो नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन दैट यूएस विल नो लॉन्गर रिमेन पार्ट ऑफ यूनेस्को। क्या कारण बताया गया है फॉर विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को? तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि यूनेस्को कीप्स ऑन टेकिंग एंटी इजराइल अप्रोच। यूनेस्को ने बहुत पहले पैलेस्तीन को एक मेंबर कंट्री की तरह एडमिट कर लिया था। तब से ही यूएस यूनेस्को को देखता रहता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ एंटी इजराइल टेंडेंसी। और यूएस ने अभी हाल फिलहाल में भी यही आर्गुमेंट दिया है कि यूनेस्को इज एन एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी विच कीप्स ऑन टेकिंग एंटी इजराइल अप्रोच। साथ ही साथ यूएस ने यह भी कहा है कि इन्वॉल्वमेंट विथ यूनेस्को इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड दैट इज वाई यूएस हैज डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ इट। अब यूएस के पुल आउट करने से नुकसान क्या होगा यूनेस्को को? उनके बजट में बहुत सारा कट डाउन लाना पड़ेगा, बिकॉज अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन, लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू देयर बजट कम्स फ्रॉम यूएस इटसेल्फ। लेकिन यूएस के पुल आउट होने के बाद यूनेस्को के बजट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब यूनेस्को से यूएस ने डिसाइड किया है टू पुल आउट। पहले 1984 में डिसाइड किया था उस टाइम के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने। उस टाइम में पुल आउट के पीछे कारण बताया गया था कि यूनेस्को इज सफरिंग विथ मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। 2018 में, जैसा मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप हैड डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को। उस टाइम में कारण बताया गया था दैट यूनेस्को शोज एंटी इजराइल बायस, एंड नाउ 2025 में अनाउंस किया गया है कि यूएस विल पुल आउट ऑफ यूनेस्को। This pull-out process will be effective from 2026, and this time again the US has given the main reason behind pull-out from UNESCO is UNESCO's anti-Israel approach या tendency। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2016 में ऐसा प्रश्न पूछा था यूनेस्को के कमीशन से रिलेटेड। इसका नाम था मैकब्राइड कमीशन। देखिए, मैकब्राइड कमीशन मेनली बनाया गया था यूनेस्को द्वारा बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया हाउसेस फ्रॉम सम डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि यूके या यूएसए, जैसे बीबीसी। अब ये जो कुछ मीडिया हाउसेस हैं, ये पूरे दुनिया भर को कंट्रोल कर रहे थे, दुनिया भर में नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे थे। इसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था मैकब्राइड कमीशन कि कैसे इसको डील किया जाए। मैकब्राइड कमीशन को बनाया गया इन ऑर्डर टू कर्ब द राइजिंग डोमिनेशन ऑफ मीडिया हाउसेस कमिंग फ्रॉम सम डेवलप्ड कंट्रीज who were promoting the soft power of these developed countries like US and UK, even at the cost of cultural identity and interest of developing and least developed countries। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 1970s 80s में there was witnessed
द राइज ऑफ न्यू काइंड ऑफ कोलोनियलिज्म, जिसको हम लोग कल्चरल कोलोनियलिज्म कह सकते हैं, विच वॉज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ नियो कोलोनियलिज्म। हमने कुछ दिनों पहले कोलोनियलिज्म के बारे में पढ़ा है जब हम लोगों ने डिजिटल कोलोनियलिज्म देखा था। तो नियो कोलोनियलिज्म का एक हिस्सा था कल्चरल कोलोनियलिज्म, जिसमें मीडिया हाउसेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज वेयर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग। तो उसी कंसर्न को डील करने के लिए मैकब्राइड कमीशन बनाया गया था। आप एक बार आंसर पढ़ लीजिएगा, मैकब्राइड कमीशन के बारे में आपको समझ आ जाएगा। इफ नीडेड प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिलेटेड हैजार्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग? मैनुअल स्कैवेंजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिंग dry latrines, open drains, sewers, septic tanks, which includes human excreta also, and that too without using protective gears. Manual scavenging एक होता है इक्विपमेंट्स की मदद से प्रोटेक्टिव गेयर्स का पूरा डिफेंस लेकर के फिर क्लीनिंग एक्टिविटी में एंगेज होना, बट एक होता है बिना प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजर्स के, बिना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के, when a person is made to engage into such activities of cleaning human excreta from dry latrines, open drain, etc. Such activities are known as manual scavenging. Manual scavenging is considered as an inhuman practice because it compromises with the dignity of the individual. Of course, the person is being forced to work in indignified manner एंड इट कैन बी फैटल ऑल्सो। इससे डेथ भी हो जाती है बहुत बार मैनुअल स्कैवेंजर्स की, क्योंकि बहुत सारे पॉइजनस गैसेस रिलीज होते हैं इस तरह के सीवर चैम्बर से। उन पॉइजनस गैसेस से अगर एक्सपोज हो जाए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल, इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर। तो इश्यूज एसोसिएटेड विथ मैनुअल स्कैवेंजिंग, वन इशू इज तो ऑफ कोर्स डिनायल ऑफ डिग्निफाइड लाइवलीहुड। सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा तेली केस 1986 में कहा था कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है टू इंश्योर डिग्निफाइड लाइवलीहुड टू ऑल अंडर आर्टिकल 21। तो कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग जो डिग्निटी डिनाई करता है इन प्रोवाइडिंग सम लाइवलीहुड कैन बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। विच फंडामेंटल राइट? राइट टू हैव डिग्निफाइड लाइवलीहुड गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। ऑफ कोर्स देयर इज कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी ऑल्सो। ये डेटा याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हिसाब से, उनके एक ऑडिट के हिसाब से 1993 से लेकर के 2023 तक में मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए 1000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, एंड इसमें से 90% जो डेथ हैं दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्टिव गेयर्स। तीसरा, नो इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो मैनुअल स्कैवेंजर से उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उनके इस एक्टिविटी का। They may be exposed to some harmful gases, toxic gases that may lead to their death also. And also the manual scavengers are not aware about the rehabilitation schemes या laws brought by the government for protection of manual scavengers. They are not aware. तो कानून है, स्कीम है बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए, बट मैनुअल स्कैवेंजर्स उसके बारे में अवेयर हैं ही नहीं। लेट अस सी अबाउट द लॉ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013। इस कानून में क्लियरली प्रोहिबिट किया गया है, बैन किया गया है ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग। देखिए, क्लीनिंग एक्टिविटी पे कोई रोक नहीं है, क्लीनिंग एक्टिविटी होना चाहिए, बट जब क्लीनिंग एक्टिविटी सीधे सीधे बेयर हैंड से किया जाता है बिना प्रोटेक्टिव गियर के, तो उसी को कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग पे बैन है, क्लीनिंग एक्टिविटी करनी है बट ओनली आफ्टर हैविंग प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड प्रोटेक्टिव गियर्स। ये लॉ जो है प्रोहिबिट करता है इन सैनिटरी लैट्रिन्स, ऐसे लैट्रिन्स या टॉयलेट्स जहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्शन नहीं है, जहाँ पे हाथ से ही सफाई करना अल्टीमेट सॉल्यूशन रहता है, उस तरीके की इन सैनिटरी लैट्रिन्स आर प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। इसमें लाइबिलिटीज भी हैं एम्प्लॉयर्स की। इफ एनी इंडिविजुअल इज फाउंड टू बी फोर्सिंग पीपल टू एंगेज इनटू मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकता है। इस कानून में सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है कि अगर क्लीनिंग एक्टिविटी करनी है ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स, तो क्या क्या प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल करने के बाद ही अलाउ किया जाना है। बट अगर कोई एम्प्लॉयर ये बिना प्रोटेक्टिव गियर दिए हुए किसी को मैनुअल स्कैवेंजिंग में इंगेज करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है।
एंड देन देयर इज प्रोविजन ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स ऑल्सो, कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो दूसरे मीनिंगफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में absorb हो पाए, एंड सब्सिडाइज्ड हाउसिंग as well as alternative employment opportunities to manual scavengers। ये सब बात की गई अंडर दिस प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013। अब इस कानून को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कि इस कानून के जो भी प्रोविजंस हैं वो ठीक से इंप्लीमेंट हो जाएं, इसके लिए फिर लाया गया नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते स्कीम, विच अगेन एम्स एट इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये है कानून और उसके अंतर्गत है ये स्कीम। जैसे एमजी नरेगा इज ए लॉ और उसी के अंतर्गत एमजी नरेगा इज ए स्कीम, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसमें बात की गई है कि कैसे कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, रिहेबिलिटेशन करना है सैनिटेशन वर्कर का। नमस्ते स्कीम में तमाम प्रोविजंस है। सैनिटेशन जो वर्कर जो हैं, बेसिकली जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए वर्कर्स हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देना है सबको अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दैट इज अनदर प्रोविजन ऑफ नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और नमस्ते स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे ये दोनों मिनिस्ट्री, एंड दे विल टेक सपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल बॉडीज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत या दुनिया के किसी भी हिस्से में अभी तक जो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन किया जाता है, that is done with help of fission reaction in the nucleus of an atom। बेसिकली हेवी एटम्स लिए जाते हैं जैसे कि यूरेनियम 235, उसके न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किया जाता है विथ हेल्प ऑफ अ न्यूट्रॉन। तो ये जैसे यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन अटैक किया जाए, ये है यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन से अटैक किया जाए तो यूरेनियम 235 ब्रेक हो जाता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियसेस, क्रिप्टन एंड बैरियम। उस प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी भी रिलीज होता है और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं। दीज 3 न्यूट्रॉन्स आर देन अगेन यूज टू बम्बार्ड अदर यूरेनियम एटम्स। अब जैसे ये न्यूट्रॉन यहाँ से निकल करके आएगा इस यूरेनियम एटम पे, जब ये बम्बार्ड होगा तो अगेन दिस यूरेनियम विल ब्रेक डाउन इनटू 2 रिलेटिवली स्मॉलर nucleuses of krypton and barium, and in that process a huge amount of energy will be released, and again 3 neutrons would be released. Again these 3 neutrons would be allowed to attack other uranium 235 nucleus, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें खूब सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एटॉमिक लेवल पे एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जहां पे एक लार्ज न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम ब्रेक्स डाउन इनटू रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाइज या न्यूक्लियस एंड रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है फ्यूजन रिएक्शन, जहां पे 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस जैसे कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएं और हीलियम के न्यूक्लियस बनाए और उस प्रोसेस में खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्यूजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ reactions that may happen at nucleus level of an atom। बट दुनिया भर में जहां पे भी आज तक अभी तक पावर प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उन सब में ये फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। सो फ्यूजन रिएक्शन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज बेसिस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया एज वेल एज एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्यूजन रिएक्शंस को लेकर के अभी रिसर्च चल रहा है, कई सारे प्रोटोटाइप्स डेवलप हुए हैं, लेकिन इसको लार्ज कॉमर्शियल स्केल पे अभी तक पावर जनरेशन के लिए डेवलप नहीं किया जा सका है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होता क्या है, ये जैसे मान लीजिए रिएक्टर है, इसके अंदर मेनली यही रिएक्शन चल रहा होता है कि यूरेनियम की मदद से यूरेनियम 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया गया, जिससे वो प्रोटॉन जिसकी मदद से वो फिर वो यूरेनियम 235 को ब्रेक डाउन किया गया इनटू बैरियम एंड क्रिप्टन, और फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होता है क्योंकि 3 और भी न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और चेन रिएक्शन खूब सारा एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट की मदद से फिर वाटर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्टीम। यहाँ से लाया गया कूल वाटर को इस चेम्बर से जब गुजारा जाता है, निकाला जाता है, सो यहाँ पे हो रहा है ये चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन में बहुत सारा हीट जनरेट हो रहा है। ये हीट जो है इस वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू द स्टीम, एंड देन दैट स्टीम इज यूटिलाइज्ड टू रोटेट द टरबाइन।
एंड व्हेन दैट टरबाइन इज रोटेटेड देन इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम होता है। कोर में क्या चल रहा है? फिजन रिएक्शन एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब भारत की अगर न्यूक्लियर जर्नी अभी तक की देखी जाए, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, भारत की तमाम न्यूक्लियर जर्नी के बारे में बताया है। हम लोग सेलेक्टेड चीजें ही उठा रहे हैं यहाँ से। तो आज़ादी के जस्ट बाद भारत में कानून लाया गया एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948, जहाँ पे फैसला किया गया कि एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जाएगा, पावर जनरेशन के लिए या एग्रीकल्चर में किया जाएगा। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल फॉर वेपन्स कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो उस टाइम में फिर एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने लीड किया इस प्रोग्राम को, भारत के अंदर एटॉमिक एनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन प्रोग्राम को डेवलप करने को। उनको लीड करने के लिए फिर क्या किया गया कि एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया भारत सरकार ने 1954 में, जिसके पहले चेयरमैन बने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। और होमी जहांगीर भाभा साहब ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटजी भी डेवलप की कि कैसे भारत में ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि भारत में यूरेनियम 235 तो बहुत ज़्यादा मिलता है नहीं, इंडिया वाज टेक्निकली मैसिव इंपोर्टर ऑफ द फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट इज यूरेनियम 235। लेकिन भारत में जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे थोरियम खूब मिलता है, और थोरियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए, बट नॉट डायरेक्टली, बट इन ए लेटर स्टेज। तो फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे लॉन्ग रन में इंडिया कैन बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सस्टेनेबल एज फार एज न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की इसी स्ट्रैटेजी को कहा गया है 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रैटेजी। मैंने करंट अफेयर्स जो करवाया था क्रैश कोर्स में, उसके वीडियोज भी मैंने अपलोड कर दिए हैं फॉर मेंस स्टूडेंट्स आपके पोर्टल पे। उसमें डे 20 टॉपिक नंबर 192 जाकर के एक बार जरा देख लीजिए, वहां पे आपको 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटजी के बारे में समझ आ जाएगा। और बाकी स्टूडेंट्स, आपको मैं किसी और दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, और अगले साल रिवीजन में तो मैं फिर कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि अभी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वी माइट गेट डाइवर्टेड अवे, ठीक है। बट आई होप कि आपको याद आ रही होंगी, जो स्टूडेंट्स थोड़े से पुराने हैं जिनको याद आ रही होंगी बातें, कि पहले स्टेज में यूरेनियम का इस्तेमाल करना है, फिर उसमें प्लूटोनियम जो आएगा उसको सेकेंड स्टेज में इस्तेमाल करना है, इसको कहा जाएगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फिर अंत में थोरियम बेस्ड रिएक्टर लाया जाएगा थर्ड स्टेज में। भारत के अंदर जितने भी अभी पावर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं अलग अलग साइट्स पे। तो साइट्स तो 7 या 8 ही हैं, लेकिन एक साइट पे 3 या 4 रिएक्टर्स हैं, तो टोटल हमारे देश में 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। सब के सब अभी फर्स्ट स्टेज वाले ही हैं। कुदानकुलम तमिलनाडु में आ रहा है सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसको हम लोग कहेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल थिंग्स, अदरवाइज प्लीज सी द वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट। जिनको भी मेंस देना है, जो अभी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, एक बार के लिए 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटजी को भूल भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बट दोज यू आर प्लानिंग टू राइट मीन्स प्लीज रिवाइज दिस, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आज एक प्रश्न भी मैं दूंगा। आगे चलते हैं। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाई गई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब को इसका चेयरमैन बनाया गया। और फिर एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर भारत में बनाया गया, जिसका नाम रखा गया अप्सरा 1956 में। एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया गया तारापुर महाराष्ट्र में 1963 में। लेकिन ये जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1948 वाला, इसमें मैसिव चेंज लाया गया 1962 में, आफ्टर साइनो इंडिया वॉर। भारत और चीन की लड़ाई के बाद भारत को ये बात समझ आ गई थी कि चाइना सूनर और लेटर एटॉमिक वेपन तो डेवलप कर ही लेगा, न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप कर ही लेगा। तो फिर इस कारण से हमारी एटॉमिक एनर्जी एक्ट को बदला गया 1962 में। और ये जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 है, ये लीगल फ्रेमवर्क आज तक फॉलो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक किया गया, बोला गया कि एटॉमिक एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड नेशनल डिफेंस। तो ओनली पीसफुल पर्पसेस ओनली था 1948 में, उसको बदल करके कर दिया गया पीसफुल पर्पसेस एंड नेशनल डिफेंस। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये मान लिया गया कि न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर सकता है भारत, इम्प्लिसिटली मेंशन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और फिर जब बाद में हमें 1966 में पता चला कि चाइना ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है, तब भारत ने अपनी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की स्ट्रेटजी शुरू की।
और फिर हमने किया ऑपरेशन शक्ति 1974 में। बट वहां पे भी हमने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि वी विल बी यूजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन। बाद में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, आई एम सॉरी इफ आई हैव सेड ऑपरेशन शक्ति, 1974 वाला था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 1974 वाला, that was Pokhran 1 experiment. And then 1998 में we did the second experiment under leadership of अटल बिहारी वाजपेयी जी। और वहां पे फिर भारत ने 1998 में, जिसको पोखरण 2 भी कहा गया, ऑपरेशन शक्ति कहा गया, उसके बाद भारत ने अपने आप को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया। राइट, तो ये कहानी तो आप जानते हैं। तो मुद्दा यह है कि 1962 में साइनो इंडिया वॉर के बाद थोड़ा सा बदलाव लाया गया इस कानून में। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बोला गया कि इट मे बी एटॉमिक एनर्जी मे बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस एज वेल एज नेशनल डिफेंस। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए जा सकते हैं ऐसा कहा गया। बट जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई 1964 में, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो भी इस बात के खिलाफ थे कि भारत न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, जबकि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी वाज अगेंस्ट दिस आइडिया कि हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप करें। वो भी तो गांधीयन आइडियोलॉजी को मानने वाले थे, सत्याग्रह एंड अहिंसा को मानने वाले थे, तो न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट थे। बट फिर क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई 1966 के जनवरी में। फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी 1966 में। उधर चाइना ने 1966 में न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया। फिर भारत ने धीरे धीरे प्लान करना शुरू किया कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना होगा, और फिर हुआ ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में। ये जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 वाला, इसके अंतर्गत ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट टू कैरी आउट एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटी। ये आज तक यही फॉलो हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो रोल टू प्ले इन एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन या एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि भारत के 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। कहाँ कहाँ है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मेंस में आ जाता है तो आपको ये सब साइट्स थोड़ा सा ड्रॉ करके बताना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर है नरोरा, राजस्थान में कोटा के पास रवात भाता, गुजरात में है काकरापारा, महाराष्ट्र में है तारापुर, कर्नाटका में है कायगा, तमिलनाडु में है मद्रास में है एंड कुदानकुलम में है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस याद रखिएगा। भारत के अंदर 23 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, लेकिन टोटल 7.5 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम लोग या पावर प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, विच इज ओनली 3% ऑफ द टोटल पावर जनरेटेड। जितना भी हम पावर जनरेट कर रहे हैं उसका सिर्फ 3% न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से आ रहा है। जबकि हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक 2047 तक 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी शुड कम फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेज ऑफ कोर्स। इसके लिए हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विच आर सेफ इन डिजाइन, उनको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि वो कितना फीजिबल हो सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। न्यूक्लियर एनर्जी के फायदे क्या हैं? ऑफ कोर्स इसके फायदे हैं, रिलायबल है, स्केलेबल है, एक डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन भी है, इसमें कोई ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन वगैरह नहीं होता है, एंड कंसिस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ये सोर्स हो सकता है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है रिलायबल एंड स्केलेबल। तो भारत के अंदर जब मैसिव लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो पावर रिक्वायरमेंट चाहिए। पावर रिक्वायरमेंट की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड मीट नहीं कर पा रही है। देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप विच कैन बी ब्रिज्ड विथ हेल्प ऑफ मोर एंड मोर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। साथ ही साथ सिंस न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट विल हेल्प इन अटेनिंग द गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070, विच इज वन ऑफ द 5 स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय इंडिया अंडर इट्स INDC, जिसको कहा गया है पंचामृत स्ट्रैटेजी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी like other renewable source of energy like solar and wind, but सोलर और विंड की लिमिटेशन क्या है कि ये सीजनल है। सर्दी के दिनों में सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, विंड एनर्जी भी परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज वाई दे आर नॉट वेरी वेरी रिलायबल। बट न्यूक्लियर एनर्जी इज पेरेनियली अवेलेबल, दैट इज वाई दे आर रिलायबल एंड स्केलेबल। बट न्यूक्लियर एनर्जी के अपने चैलेंजेस हैं, सेफ्टी कंसर्न है, कहीं कुछ एक्सप्लोजन हो गया, लीकेज हो गया, जैसे कि फुकुशिमा एक्सीडेंट इन जापान इन 2011। सिक्योरिटी थ्रेट भी है, हमारे न्यूक्लियर साइट पे किसी और ने अटैक कर दिया, जैसे अभी ईरान के न्यूक्लियर साइट जैसे कि फोर्डो, बुशेहर, इस्फहान पे अटैक कर दिया इजराइल ने, तो फिर हमारा जो न्यूक्लियर साइट है वो हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। दुश्मन देश ने
हमारे ऊपर हमारे न्यूक्लियर साइट पे अगर अटैक कर दिया तो हमारा न्यूक्लियर साइट तो एक्सप्लोड हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा रेडिएशन का, एंड आवर ओन न्यूक्लियर साइट फॉर पावर प्रोडक्शन में स्टार्ट एक्टिंग एज ए न्यूक्लियर वेपन फॉर अस, तो दैट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। वेस्ट डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम है। फुकुशिमा जो एक्सीडेंट हुआ था जापान में 2011 में, उसके कारण जो रेडियो एक्टिव वेस्ट डेवलप हुआ है उसको आज तक डिस्पोज नहीं किया जा सका है इन इफेक्टिव मैनर। उसको एक जगह कंटेन करके रखा गया है, लेकिन उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, दैट इज अ कंसर्न फॉर वर्ल्ड कंट्री सो फार। इनिशियल कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। और न्यूक्लियर पावर जनरेशन के साथ साथ ऐसे भी एलिगेशन है कि दुनिया के कई सारे देश चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन भी बना रहे हैं, जैसे ईरान। ईरान के ऊपर अमेरिका तो बार बार यही एलिगेशन लगाता है ना कि ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम पे न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप कर रहा है साइमल्टेनियसली। तो दुनिया के ज्यादातर देश अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर स्टैब्लिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एक डर तो रहेगा कि दे मे इंगेज इनटू न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन एज वेल, सो दैट थ्रेट इज ऑल्सो देयर। इट मे लीड टू अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर वॉर। और न्यूक्लियर वॉर मतलब पहले न्यूक्लियर रेस होगा, सारे देश चोरी छुपे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, फिर चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन भी बना लेंगे थोड़ा सा। दैट न्यूक्लियर रेस अल्टीमेटली may lead to nuclear war, and if nuclear war happens then it may lead to destruction of entire world। ये सब डाउन साइड्स है न्यूक्लियर एनर्जी के। इस टॉपिक से रिलेटेड है बट एग्जैक्टली आज मैंने बताया नहीं है ये क्वेश्चन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2017 में ये सवाल पूछा था, give an account of growth and development of nuclear science and technology in India and what are the advantages of fast breeder reactor program in India। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम को बेसिकली आपको समझना है तो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर स्ट्रेटजी समझनी होगी और वो डायग्राम वगैरह बनाना होगा। तो प्लीज लुक इनटू दैट, दोज हु हैव टू राइट मेंस प्लीज लुक इनटू दिस। एक बार रिवाइज कर लीजिए 3 स्टेज रिएक्टर एंड देन राइट इट। और मैंने आपको पोर्टल पे दिलवा दिया है सारे सारे जो करंट अफेयर्स के रिवीजन टॉपिक्स हैं, स्पेशली साइंस एंड टेक के। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बायो स्टिमुलेंट एंड एसोसिएटेड कंसर्न, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होते हैं बायो स्टिमुलेंट? दीज आर दोज सब्सटेंसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को हम लोग अवेलेबल कराते हैं, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ प्लांट का ग्रोथ, यील्ड, क्वालिटी सब बढ़ जाता है। एंड टॉलरेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस मतलब एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जैसे कि सनलाइट या विंड, इनके कारण जो प्लांट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उससे भी प्लांट्स बच जाते हैं। प्लांट्स का जो स्टेम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाता है प्लांट, तो विंड से भी बच जाता है, एक्सेसिव सनलाइट के बर्न से भी बच जाता है। सो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, these substances are having some chemicals as well as some microorganisms which help in strengthening plants physiologically, ताकि प्लांट्स का न्यूट्रिएंट अपटेक, कोर ग्रोथ, क्वालिटी, यील्ड, टॉलरेंस टू अबायोटिक स्ट्रेस ये सब इंप्रूव हो जाए। ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है बायो स्टिमुलेंट्स। दे डू नॉट इंक्लूड पेस्टिसाइड्स। बायो स्टिमुलेंट्स डू नॉट इंक्लूड पेस्टिसाइड्स। दे आर मेड अप ऑफ प्लांट डिराइव्ड वेस्ट, सीवीड्स, एक्सट्रैक्ट, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बेसिकली ये जैसे हम लोग लेते हैं ना कुछ सप्लीमेंट्स, प्लांट्स के लिए ये वही सप्लीमेंट्स हैं जिनको कहा जाता है बायो स्टिमुलेंट्स। अब बायो स्टिमुलेंट्स आर नॉट कैटेगराइज्ड एज आइदर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड एंड दैट इज व्हाई दे वर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टिल 2021। लेकिन साल 2021 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन दे करके कहा कि बायो स्टिमुलेंट्स दो आर नॉट कैटेगराइज्ड एज फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, yet they will be regulated by the government under फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985। तो 2021 से भारत सरकार ने बायो स्टिमुलेंट को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985 के अंतर्गत ला दिया है। दैट मीन्स नाउ इवन बायो स्टिमुलाइजर्स के या बायो स्टिमुलेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड इंपोर्ट को भारत सरकार रेगुलेट कर सकती है। करेंटली बायो स्टिमुलेंट्स क्यों न्यूज में आए? न्यूज में इसलिए आए क्योंकि कई सारी जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वही बायो स्टिमुलेंट भी बनाती हैं। फर्टिलाइजर कंपनियां जैसे कि यूरिया बनाने वाली कंपनियां, डाई अमोनियम फास्फेट बनाने वाली, डैप बनाने वाली कंपनियां, ये सब बायो स्टिमुलेंट भी बनाती हैं। तो अभी इन फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों ने क्या कर दिया था, फार्मर्स के ऊपर जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि तुमको अगर फर्टिलाइजर चाहिए एट सब्सिडाइज्ड रेट, और सब्सिडी कौन देती है? सरकार। बोले तुमको अगर फर्टिलाइजर चाहिए एट सब्सिडाइज्ड रेट, ऐसा कह रहे हैं ये फर्टिलाइजर वाली कंपनियां कि अगर फार्मर से कि तुमको फर्टिलाइजर चाहिए एट सब्सिडाइज रेट तो तुमको
फर्टिलाइजर के अलावा बायो स्टिमुलेंट भी खरीदना होगा। ये वही बात हो गई कि आप किसी दवाई की दुकान पे जाएं और कोई ऐसी दवाई खरीद रहे हैं जो थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे है, जिसको सब्सिडाइज किया है सरकार ने क्योंकि वो इंपॉर्टेंट दवाई है, और दवाई की दुकान वाला कह रहा है कि ये तो लेना ही है, लेकिन अगर ये लेना है तो साथ साथ एक दूसरी दवाई भी लेनी होगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे फर्टिलाइजर कंपनियां कह रहे हैं। दे आर फोर्सिंग फार्मर्स टू बाय बायो स्टिमुलेंट्स इन ऑर्डर टू एक्सेस सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया एंड डैप। इसी पे फिर इंटरवीन किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है, सिंस एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि थोड़ा पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जो बायो स्टिमुलेंट्स मार्केट में बिक रहे हैं ये इफेक्टिव हैं भी कि नहीं। जो जो बायो स्टिमुलेंट्स इफेक्टिव नहीं है उन पर बैन कीजिए, और जो इफेक्टिव हैं भी उनके लिए भी नियम बनाइए कि कोई भी फार्मर्स को कंपेल नहीं कर सकता कि फर्टिलाइजर अगर चाहिए सब्सिडाइज रेट तो बायो स्टिमुलेंट लेना ही होगा। सच कंपल्सन कैन नॉट बी देयर, ऐसा कहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे होगा राज्यसभा नॉट लोकसभा। सीएजी से रिलेटेड पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज डायरेक्टली रॉन्ग because GCC also emphasizes on innovation and transformation. And काशी डिक्लेरेशन में सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि देयर आर मेनी स्पिरिचुअल इंटिटीज ऑल्सो जैसे कि ईसा फाउंडेशन विच हैव पार्टिसिपेटेड इन काशी डिक्लेरेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।